हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मानस एकेडमी देहरादून के अंदर। डियर, बहुत सारे बच्चों की ये हमारे पास इंक्वायरी आ रही थी कि सर अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, क्या हम अभी से लेकर अगर तैयारी करना शुरू करते हैं, तो क्या हम लोग नीट के एग्ज़ाम से पहले अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर पाएँगे नीट के लिए? या हमें इस बार फिर से ड्रॉप करना पड़ेगा? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चे अगर अभी से भी तैयारी करने का प्रयास करते हैं, तो वो भी हमारे नीट के एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालीफाई कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि अगले साल ड्रॉप करने की। अगर आपने शुरुआत से तैयारी की होती तो बहुत अच्छा था आपके लिए। बट क्या है कि अभी भी आप जो है तैयारी करना शुरू करेंगे, तो अभी भी आप कुछ कर सकते हैं। जैसा भी कहते हैं ना, हम लोगों के पास एक कहावत होती है कि देर आए, दुरुस्त आए। तो उसी हिसाब से अब हम लोग अपनी तैयारी को डिज़ाइन करेंगे कि हम इतने छोटे कम समय के अंदर किस प्रकार से अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं और किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास में जो नीट होता है, आप लोग जानते हैं, जो नीट का पेपर होता है, इस नीट के पेपर के अंदर कुल मिलाकर आपके पास 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से अगर आप देखें, तो साइंस के 3 पार्ट हो जाते हैं, जिसमें एक आता है आपका फिजिक्स, दूसरा आता है डियर आपका केमिस्ट्री और तीसरा आता है आपका बायोलॉजी। अब अगर मैं मार्क्स की बात करूं, तो फिजिक्स आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स दे सकता है? 180 मार्क्स यहाँ। वहीं अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिस्ट्री आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स दे सकता है? 180 मार्क्स। और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर बायोलॉजी आपको कितने मार्क्स देगा, तो बायोलॉजी आपको देगा यहाँ 360 मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, 360 मार्क्स। और ये जो 360 मार्क्स हैं, ये अपने आप में ह्यूज नंबर है। अब हमारी जो स्टडी रहेगी, वो इसके ऊपर फोकस रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बायोलॉजी को लेकर बात करते हैं, तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर थ्योरी ज्यादा होती है, ठीक है, और न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनका अमाउंट थोड़ा कम होता है। फिर भी हमारे पास कुछ एक पार्ट ऐसा होता है जहां पे इक्वेशंस आ जाती हैं, तो इक्वेशंस आपको मेनली बायोलॉजी में रखनी पड़ती है। अब जो हमारे पास बायोलॉजी के अंदर आपका पार्ट बचता है, वो 2 पार्ट आ जाते हैं। अब एक रहेगा हमारे पास में जूलॉजी और दूसरा रहेगा हमारे पास बॉटनी। तो एक पार्ट तो हो जाएगा इसके अंदर जूलॉजी और दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका बॉटनी। अब जो जूलॉजी है हमारे पास, ये जूलॉजी भी आपकी रहेगी अप्रोक्सीमेटली 180 मार्क्स की, ठीक है, और वहीं बॉटनी भी जो हमारी रहेगी अप्रोक्सीमेटली 180 मार्क्स की रहेगी। अब ये तो हो गया हमारे पास में कि हमारे पास जो पेपर के अंदर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस प्रकार से होगा। फिजिक्स आपको 180 मार्क्स देगा, केमिस्ट्री आपको 180 मार्क्स देगा, बायोलॉजी अकेला आपको 360 मार्क्स देगा। अब बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, जहां से बच्चों को घबराहट होती है, जिसपे सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, वो हमारा पार्ट होता है फिजिक्स का। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, कि जो हमारे पास में पार्ट होता है वो होता है फिजिक्स का। फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ाई भी ज्यादा करनी है, समय भी ज्यादा देना है और क्वेश्चन भी ज्यादा सॉल्व करने हैं, तब जाके आपकी कमांड बनना शुरू होगी फिजिक्स पर। ठीक है, फिर हमारे पास नंबर आता है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के अंदर आपके पास में थ्योरी भी होती है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी डेवलप होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, तो केमिस्ट्री भी आपको जो है अच्छा एक स्कोर प्रोवाइड कर सकती है। एक अच्छा स्कोर आप यहाँ से गेन कर सकते हैं केमिस्ट्री के बिहाफ पर, क्योंकि इतने ज्यादा न्यूमेरिकल यहाँ पे डेवलप नहीं होंगे जितने हमारे पास फिजिक्स में होते हैं। और फिर हम बात करते हैं लास्ट में बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी वो पार्ट होता है जहां पर एक बच्चा जो क्लास 11th का है, जो क्लास 12th का है, वो सबसे ज्यादा फोकस करता है बायोलॉजी के अंदर। और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होना चाहिए नीट एग्जाम के लिए, वो आपका बायोलॉजी ही होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 360 मार्क्स मतलब 50% नंबर दिलाएगा। 50% समझ रहे हैं आप इसकी वैल्यू को, 50% मार्क्स दिलाएगा आपको ये। बस आपकी जो मेहनत होगी वो बायोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं किस प्रकार से होगी। तो देखिए, अगर आप बायोलॉजी के अंदर मेहनत करना चाहते हैं, तो बायो के अंदर हमारे पास 2 पार्ट है। अगर आप देखेंगे, एक है आपके पास क्लास 11, ठीक है, और दूसरा है क्लास 12। क्लास 11 एंड क्लास 12
2 का आपके पास में पार्ट बचते हैं। अब जो क्लास 11th है, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन या फिर बेसिक नॉलेज आपको प्रदान करेगा हर एक चीज के रिगार्डिंग। जितने भी आपके पास में स्ट्रक्चर होंगे, जितने भी आपके पास में ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी आपके पास में बेसिक नॉलेज होती है, वो सारी की सारी क्लास 11 से ड्राइव ही होती है। और जो क्लास 12 होती है, अगर हम इसकी बात करें, तो ये हो जाता है आपका अप्लाइड पार्ट। तो ये होता है अप्लाइड पार्ट। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हम क्लास 12 से अगर स्टार्ट करते हैं तो क्या हमारे लिए सफिशियंट होगा? तो बेसिकली आप क्लास 12 से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये आपका बिल्कुल भी सफिशियंट नहीं होगा, क्योंकि बेसिक्स आपके पूरे छूट जाएंगे। तो सबसे पहले हमें 11वीं क्लास पर फोकस करना है, जिसमें से कुछ चैप्टर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और इन्हीं चैप्टर से आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो ड्राइव होती है। सबसे पहले तो आप लोग इसके अंदर तैयार करेंगे साइटोलॉजी को। जो साइटोलॉजी की पूरी यूनिट है, पहले आप उसको तैयार करेंगे। कुछ नहीं पढ़ना है आपने, सबसे पहले साइटोलॉजी पढ़ना है। साइटोलॉजी को पढ़ने के बाद में जो पूरी यूनिट है साइटोलॉजी की, जब आप उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद चलेंगे आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ओर। फिर जाएंगे आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ओर। जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ लेंगे, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद में फिर आपको जाना है नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। और वो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है हमारे पास में एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एनिमल किंगडम से बहुत सारे क्वेश्चंस ड्राइव होते हैं। तो आपको एनिमल किंगडम को जरूर पढ़ना है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इस पर फोकस करना है। फिर इसके बाद हमारे पास में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो हमारे पास में एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है, आपको उसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है इन टॉपिक के लिए, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। और लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद में आप उसको क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करके देखेंगे, अपने आप को एनालाइज करके देखेंगे कि क्या मैंने पढ़ा है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, मुझे अभी कितना समझ में आया, और जिन पार्ट्स में आपको प्रॉब्लम आती है उन पार्ट्स को दोबारा से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके बाद जो हमारे पास है इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है एनिमल, या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये वो पार्ट है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। तो मैं अभी आपको वो बता के चल रहा हूँ, मैं पूरा सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि आपके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं। तो अभी मैंने उसी की बात की, आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा इन पार्ट से आते हैं 11 के अंदर। तो इनको तो आपने अच्छे से पढ़ लेना है, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में जहां आपसे एरर क्रिएट होता है, उस एरर की इंफॉर्मेशन आपको फिर से गेन करनी है, फिर दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग होगा आपका, तो 12th बहुत आसान हो जाएगा। फिर 12th के अंदर तो जो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है, जो रिप्रोडक्शन की यूनिट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे वो प्लांट वाला पार्ट हो, चाहे वो एनिमल पार्ट हो, मतलब ह्यूमन वाला, और चाहे आपके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला पार्ट हो, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इस यूनिट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इस यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और रिप्रोडक्शन को होने के पश्चात जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाला पार्ट है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, आप इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये बहुत अहम भूमिका निभाता है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डेवलप होते हैं जेनेटिक्स से भी और इवोल्यूशन से भी। अब जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के अंदर एक तो आपके पास में आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसके अंदर मेंडल्स के सारे लॉ हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास में दूसरा पार्ट, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और तीसरा आता है इवोल्यूशन। इन पर आपको बड़ा फोकस करना है, यहां से भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन डेवलप हो जाते हैं। तो इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है, इसको भी करना है। फिर इसके बाद में हमारे पास में जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज वाला पार्ट है, आपको वो चैप्टर नहीं छोड़ना है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, याद रखिए मैंने क्या बताया, ह्यूमन हेल्थ
एंड डिजीजेस, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये चैप्टर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, एडोलेसेंस के बारे में पूछ लिया जाता है, ड्रग अब्यूज के बारे में पूछ लिया जाता है, इम्यूनिटी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास। इसके बाद जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा वहां से नहीं पूछा जाता है, तो आप उसको एक बार को छोड़ने का सोच सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले को। लेकिन जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोसिन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिल्स के नाम दिए रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिल्स के नाम दिए रहते हैं, उनके जो यूजेस क्या है उसके बारे में दिया रहता है। यहाँ पर आपको बायोगैस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है आपके लिए, यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन डेवलप होते हैं। और लास्ट में आता है आपके पास में यूनिट इन्वायरमेंटल साइंस वाली। जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है वो तो आपका सब आप हो चुका है, आप हट चुका है। लेकिन आपके पास में पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी वाला चैप्टर आपके पास है, वो आपको पढ़ना है। जो इकोलॉजी वाला पार्ट है वो आपको पढ़ना है, इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, कैसे डेवलप होते हैं। लेवल ऑफ हमारे पास में आता है, उसके अंदर ट्रॉपिक लेवल आपके पास आ जाते हैं, एनर्जी फ्लो आता है, एनर्जी ट्रांसफर आता है, इन सब चीजों को हमें देखना है। इसके बाद हमारे पास में फिर आता है बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं तो इन्वायरमेंटल साइंस वाला जो पार्ट है ये आपका बहुत हद तक ऐसा है जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी रहेंगी नहीं इसके अंदर जिन पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ चीजें इसके अंदर ऐसी भी रहेंगी जिनको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, जितने ये चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, इन चैप्टर के अंदर कुछ चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज आपको ये सोचना है कि हमारे पास में जो चैप्टर है, खाली चैप्टर ही इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरी। आप उस चैप्टर को पढ़िए, उस चैप्टर के क्वेश्चन को करिए जो हमारे दिए रहते हैं एनसीईआरटी के अंदर। साथ में जो फैक्ट्स दिए रहते हैं उनको पढ़िए। और याद रखिए, एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम दिए गए हैं उनको खोल लीजिए, उनको रट लीजिए, उनको पी जाइए। आपके दिमाग में छपे होने चाहिए, क्योंकि सारे पिक्टोरियल क्वेश्चंस एनसीईआरटी के डायग्राम बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जितनी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है वो जानकारी आपके लिए सफिशियंट रहेगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट क्रिएट होता है किसी भी चीज को लेकर, या तैयारी में और हम बेहतर कैसे हो सकते हैं उस चीज के रिगार्डिंग, तो आप हमें सीधे जो है कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करें। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।